हेलो एस्पायरेंट्स। 4 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स है जो हमने पिकअप की है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है दलाई लामा's विजिट टू अरुणाचल अर्क्स चाइना। तो दलाई लामा जो तिब्बतन रीजन के रिलीजियस हेड है, उन्होंने यहाँ पे इंडिया में असाइलम लिया है। तो ये हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में यहाँ इंडिया में रहते हैं, और ये अभी रिसेंटली विजिट करने वाले इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पे इंडिया में, ये एक्चुअली डिस्प्यूटेड है विथ चाइना। तो चाइना इसको क्लेम करती है। इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का ही पार्ट है ये। वन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया है। यहाँ से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट इलेक्शंस होते हैं। पर चाइना क्लेम करती है कि अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग रीजन है स्पेसिफिकली, वो तिब्बत का ऑटोनॉमस पार्ट है, तिब्बत रीजन को बिलोंग करता है, इसीलिए चाइना को बिलोंग करता है, क्योंकि तिब्बत के ऊपर भी चाइना अपना क्लेम बताती है। तो वही इसीलिए ये डिस्प्यूट माना जाता है, और चाइना चाहती है कि अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा को विजिट करना अलाउ नहीं किया जाए बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो ये वो कह रहे हैं। और ये जो एक्चुअली डिस्प्यूट है, ये मैकमोहन लाइन की डिस्प्यूट है। तो जो मैकमोहन लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन अरुणाचल प्रदेश। और ये डिसाइड की गई थी 1914। तो ये 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ था। मतलब जो ब्रिटिश इंडिया कॉलोनियल रूलर्स थे वो, और तिब्बत, इन दोनों के बीच में ये कन्वेंशन हुआ था, और इसमें फाइनलाइज हुआ था ये मैकमोहन लाइन। तो ये मैकमोहन लाइन चाइना एक्सेप्ट नहीं करती है। वो कहती है कि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन नहीं है। तो तिब्बत के साथ कैसे वो एक अग्रीमेंट कर सकते थे और ये फाइनलाइज कर सकते थे? तो ये एक्चुअली इलीगल और इनवैलिड है, इलेजिटिमेट अग्रीमेंट है, ऐसे चाइना का मानना है। और इस बेसिस पे वो ये अरुणाचल प्रदेश रीजन यहाँ पे ये क्लेम करते हैं। और एक जो डिस्प्यूटेड रीजन है, अगर हम इंडिया चाइना बाउंड्री देखें, तो ये है इंडिया चाइना बाउंड्री। ये जम्मू एंड कश्मीर रीजन, और फिर ये डाउन जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, यहाँ पे ये बाउंड्री है। फिर सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यहाँ बाउंड्री है। और ये जो मैकमोहन लाइन है वही है अरुणाचल प्रदेश के साथ जो बाउंड्री है। तो ये मैकमोहन लाइन यहाँ एक डिस्प्यूटेड रीजन है। और ये रीजन तो हमने डिस्कस किया पहले भी, अक्साई चिन रीजन, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था ड्यूरिंग इंडिया चाइना 1962 वॉर। तो ये टाइम पे ये जो रीजन अक्वायर किया है, तो ये अब इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पे चाइनीज कंट्रोल ही है। और ये एलएसी है, मतलब वर्किंग बाउंड्री जो वो ये है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये एलओसी जो पाकिस्तान के साथ है वो यहाँ है लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और ये अक्साई चिन रीजन जो है यहाँ पे, वो चाइना ऑक्यूपाइड है। तो ये दो मेजर डिस्प्यूटेड रीजन है, एक ये वेस्टर्न रीजन में और ये एक ईस्टर्न रीजन में। तो अब चाइना चाहती है कि इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। तो इंडिया चाइना दोनों ने मिलकर एक अग्रीमेंट फाइनलाइज किया था 2005 में। तो दिस वाज अग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन। तो ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट पे जो अग्रीमेंट साइन हुआ, तो इसके अंदर ये था कि फंडामेंटल बेसिक्स क्या होगी बाउंड्री टॉक्स के लिए। और इस सारे टॉक्स को मतलब 2017 तक यहाँ डिस्कशंस चल रहे हैं, और ये सारे टॉक्स बिहाइंड क्लोज डोर्स हुए, मतलब बंद दरवाजों के पीछे। मतलब कि ये आउट इन द ओपन नहीं आते, मतलब यहाँ पे मीडिया में वगैरह ये बताया नहीं जाता। तो क्लोज डोर टॉक्स हो रहे, क्योंकि ये माना जाता है कि जब बाउंड्री डिस्प्यूट्स को हर एक डिस्कशन को बाहर लाया जाता है, तो उससे रेजोल्यूशन नहीं हो पाता, सोल्यूशन नहीं आता। तो इसीलिए इसको बिहाइंड क्लोज डोर्स फाइनलाइज किया जा रहा है। और अभी एक फॉर्मर जो ये चाइनीज ऑफिशियल है, उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर में यहाँ पे कंसेशंस देते हैं, तो वो रेसिप्रोकल अप्रोच चाइना यहाँ पे दिखाएगी। तो ये उनका मानना है। तो वो एक्चुअली तवांग रीजन जो यहाँ है उसको क्लेम करते हैं कि वो चाइना को बिलोंग करता है। तो अब देखेंगे आगे क्या सेटलमेंट होगा, वो क्लियर नहीं है। पर चाइना हमेशा ये पॉइंट्स रेज करती है, जैसे कि अभी भी अरुणाचल प्रदेश विजिट हो रहा है दलाई लामा का, तो वो पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट रेज कर रहे हैं। और पहले भी ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश रेसिडेंट्स को जब चाइनीज वीजा मिलता है, तो वो उनको स्टेपल्ड वीजा देते हैं। तो ये जो स्टेप्स भी लिए जाते हैं, इवन जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसे इंसिडेंट हो चुका है कि स्टेपल्ड वीजा दिया गया। मतलब कि स्टेपल्ड वीजा देना मतलब उनका जो पासपोर्ट है वो आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि इफ यू आर क्लेमिंग दैट रीजन बिलोंग्स टू योर कंट्री, तो फिर वो दूसरी कंट्री का पासपोर्ट उनके पास कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हो उसको, लीगल डॉक्यूमेंट। तो इसीलिए वो वीजा स्टैंप नहीं करते, स्टेपल करते। तो ये ऐसे स्टेप्स भी चाइना ने लिए हैं। तो वही है,
रीजन डिस्प्यूटेड रीजन के बारे में है। फिर ये तवांग के बारे में, तो तवांग जो रीजन है यहाँ पे वो तिब्बत से बॉर्डर करता है, भूटान है वेस्टर्न साइड पे। तो ये जो है तिब्बत ने इंडिया को सीड किया था, हैंड ओवर किया था इन 1914 शिमला कॉन्फ्रेंस में। फिर अगला न्यूज आइटम है NHRC नोटिस टू दिल्ली गवर्नमेंट ओवर बॉन्डेड लेबर। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस भेजा है दिल्ली गवर्नमेंट को भी और दिल्ली पुलिस को भी, क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट्स आए थे कि 26 लड़कों को रेस्क्यू किया गया। तो ये बॉन्डेड लेबरर्स की तरह फंक्शन कर रहे थे, वर्क कर रहे थे इन अ फैक्ट्री, ये जीन्स मेकिंग फैक्ट्री थी दिल्ली में। यहाँ पे ये 8 से 13 साल के बीच के लड़के हैं और इनको यहाँ पे ऑलमोस्ट 22 आवर्स 22 घंटों तक यहाँ काम करवाया जाता था। तो वो 10 पीस क्लॉथ के उनको पैक करने होते थे 10 मिनट में, और जो बच्चा सबसे लास्ट पैक करता था उसको हैमर से, हथौड़े से मारा जाता था। तो ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं। तो इनके ऊपर इंजरी मार्क्स भी है, उनको टॉयलेट ब्रेक्स भी नहीं दिए जाते थे, सोने नहीं दिया जाता था। तो ये बॉन्डेड लेबर था। और ये पॉसिबल केस ट्रैफिकिंग का भी हो सकता है कि बच्चे एक्चुअली बिलोंग करते हैं बिहार के ये मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से। तो इस केस के ऊपर सुओमोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि NHRC ने खुद रिपोर्ट्स देख के खुद ही अब केस इनिशिएट किया है। तो कोई पेटिशन करे या कोई प्ली लाए ऐसे नहीं, वो खुद ही इनिशिएट कर सकते। तो सुओमोटो कॉग्निजेंस लेके NHRC ने नोटिस भेजा है दिल्ली चीफ सेक्रेटरी को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, कि वो अपनी रिपोर्ट्स भेजे इस इशू के बारे में विद इन 4 वीक्स। क्योंकि NHRC का मानना है कि अगर बॉन्डेड लेबर एग्जिस्ट करता है तो एम्प्लॉयर्स तो गिल्टी है ही, प्लस ऑल्सो पुलिस ऑफिसर्स एंड दी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट भी गिल्टी है कि वो अब तक बॉन्डेड लेबर कंटिन्यू हो रहा है और उन्होंने इसको मतलब इसके ऊपर स्टेप्स नहीं लिए अब तक। तो ये स्टेटस जब है तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो इसीलिए वो उनसे रिपोर्ट्स अभी मांग रहे हैं। तो ये NHRC जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये 1993 में एस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में। तो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था। बाद में ये एक्ट बना, तो नाउ इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एक्ट पास हुआ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में बाद में। तो ये ऑर्डिनेंस से इसीलिए बनता है क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस मतलब जल्द में चाहिए तो ये इनिशिएटिव लिया जाता है। तो एक्चुअली जब इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स और इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से हमको कोई रिक्वायरमेंट्स होती है तो टाइम फ्रेम एक्चुअली दिया जाता है कि आप इतने टाइम फ्रेम में 1 साल 2 साल में आप ये बना लो लॉ कि ये प्रोविजंस होने चाहिए आपकी कंट्री में। जैसे इस केस में रिक्वायरमेंट था कि एक ह्यूमन राइट्स कमीशन हो कंट्री में। तो ये एक्चुअली इसीलिए डिले होता है एंड फाइनली वो ऑर्डिनेंस के थ्रू क्विकली किया जाता है और बाद में एक्ट पास हुआ। तो ये स्टेप्स लिए गए थे। तो दिस इज द बॉडी फॉर अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स कंट्री के अंदर। तो ये इंटरनेशनल नॉर्म्स में भी पेरिस अग्रीमेंट एक्चुअली था 1991 का, ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कंट्री में ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव हो इन UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल वगैरह में भी। तो इसीलिए ये ऑर्डिनेंस के थ्रू NHRC एस्टेब्लिश किया गया। अगला न्यूज आइटम है फॉर ऑलिव रिडलीज इट्स पैराडाइज लॉस्ट। तो ये ऑलिव रिडली टर्टल्स जो उड़ीसा कोस्ट पे आते हैं, इंडिया के एक्चुअली ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं यहाँ पे। दिस इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट इन द वर्ल्ड। तो मास नेस्टिंग होती है मतलब कि यहाँ पे वो अपने एग्स ले करते हैं, फीमेल्स आते हैं कोस्ट में बीच पे और अपने एग्स ले करते, तो वो एक खड्डा खोदते और एक गड्ढे में अपने एग्स ले करते। तो ये गहिरमाथा सैंक्चुरी जो है यहाँ पे भी उड़ीसा में मेजरली ऑलिव रिडली टर्टल्स अपने एग्स ले करते। पर इस बार ये देखा गया है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% एग्स डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे, सिर्फ 50% सर्वाइव कर पाएंगे। और इसका रीजन ये है कि यहाँ कोस्टल स्पेस जो है वो श्रिंक हो रही है, मतलब कोस्टल जगह कम हो रही है, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन भी होता है तो वो एक्सपांड होते वजह से ये कोस्टल रीजन एक्चुअली कम हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि जो जितने ये फीमेल ऑलिव रिडली टर्टल्स यहाँ आते हैं उन सब के लिए यहाँ जगह नहीं होती। तो क्या होता है कि एक फीमेल ऑलिव रिडली टर्टल ने जहाँ पे गड्ढा खोद के एग्स ले कर दिया है, अब दूसरी ऑलिव रिडली टर्टल आके वहीं पे गड्ढा खोदते और एग्स ले करने की कोशिश करते, तो जो पुराने हैं तो उसकी वजह से ये डिफिकल्टी हो जाती है और काफी एग्स डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तो वही यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि यहाँ पे ये डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि कोस्टल स्पेस श्रिंक हो रहा है। और एक रीजन जो है, मतलब ये उड़ीसा नहीं, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम रीजन में भी यहाँ पे नेस्टिंग होती है, तो सम लोअर एक्सटेंट बट होती है। यहाँ पे 447 नेस्ट यहाँ पे भी इस बार रिकॉर्ड किए गए हैं, हाईएस्ट सो फार।
तो हर एक नेस्ट में भी काफी सारे एग्स होते हैं, क्योंकि हर फीमेल भी बहुत सारे एग्स ले करती है, क्योंकि इनका सर्वाइवल रेट भी एनीवे कम होता है इवन आफ्टर द हैचलिंग्स, क्योंकि हैचलिंग्स भी यहाँ पे प्रेडेटर्स उनको खा जाते हैं, जो एनिमल्स दूसरे उनको खाते हैं वो। फिर अगला न्यूज आइटम है रोड मैप फॉर सेकेंड फेज ऑफ जल अभियान। तो ये जल स्वावलंबन अभियान जो महाराष्ट्र जो राजस्थान गवर्नमेंट का है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये वाटरशेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव्स लेते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है इसके थ्रू, और जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज है उनको रिवाइव करने के एफर्ट्स है ये। तो ये जल स्वावलंबन अभियान का फर्स्ट फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर कई सारे विलेजेस कवर हुए हैं, वाटरशेड स्ट्रक्चर्स बनाए गए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया गया है। तो अब सेकेंड फेज इसका लॉन्च किया जाएगा, उसके ऊपर ये न्यूज है। तो हमने पहले भी न्यूज में डिस्कस किया था कि यहाँ साइंटिफिक टेक्निक्स यूज की जा रही है, जैसे कि जियो टैगिंग है। तो मतलब एक इमेज जब आप क्लिक करते हो तो उसके साथ आप उसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के वो कौन सा लोकेशन है वो भी आप उस पे अटैच करो, तो उसको जियो टैगिंग कहते हैं। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि कहाँ ये फोटो ली गई, कौन सा लोकेशन है इसका, और क्या टाइम पे, और आप अगर डेवलपमेंट क्या हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है, उसको कंपेयर करना चाहते हैं तो ये जियो टैगिंग टेक्निक यूज करके आप वर्कर्स जो ऑफिशियल्स वगैरह भी है उनके काम को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स होते हैं इसके। तो ये जियो टैगिंग टेक्निक भी यहाँ पे यूज की जा रही है, मोबाइल एप्लीकेशन यूज किए जा रहे हैं, मतलब मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज करके यहाँ पे वर्क्स कंप्लीट किए जा रहे हैं सक्सेसफुली। जल स्वावलंबन अभियान ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। अगला न्यूज आइटम है सेंटर डिथर्स ऑन वेस्टर्न घाट्स इशू। तो ये वेस्टर्न घाट्स में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया रिकॉग्नाइज करना है, डिमार्केट करना है। तो जो ये रीजन क्रिएट किया जाएगा तो वेस्टर्न घाट्स में, उसके लिए कमिटी एस्टेब्लिश की गई, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है और कंजर्वेशन एफर्ट्स की जरूरत है, इसीलिए यहाँ माधव गाडगिल कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी, जिन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया 2011 में, और उन्होंने कहा कि पूरा वेस्टर्न घाट से उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाए। तो अगर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाएगा तो वहां पे माइनिंग, क्वारिंग एक्टिविटीज, थर्मल पावर प्लांट्स एस्टेब्लिश करना अलाउड नहीं होगा। तो मतलब क्योंकि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होगा। तो इस रिपोर्ट ने कहा कि पूरा ये डिक्लेयर किया जाए। उन्होंने ग्रेडिंग्स भी दिया कि जोन्स को ग्रेड किया जाए, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया मतलब कितना अलाउड हो, कितना डेवलपमेंट अलाउड हो ना हो, उस बेसिस पे ग्रेडिंग किया जाए। तो ये रिपोर्ट को एक्चुअली एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज स्टेट्स से भी प्रोटेस्ट है। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स है वो पूरे जो वेस्ट इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ गुजरात से लेके तमिलनाडु तक, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला और तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है, मतलब कम है। तो ये सारे स्टेट्स में यहाँ पे प्रोटेस्ट है कि ये डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टेट इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है। तो ये प्रोटेस्ट की वजह से और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फिर से और एक कमेटी एस्टैब्लिश की, ऑन माधव गाडगिल कमेटी, तो ऑन वेस्टर्न घाट्स। तो ये कस्तूरी रंगन कमेटी थी। तो ये फॉर्मर इसरो चेयरमैन है जो इस कमेटी के चेयरमैन थे। तो उन्होंने तब रिकमेंडेशन दिया कि सिर्फ 60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स को ईएसए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिमार्केट किया जाए। तो ये है सिर्फ 37% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो गया गाडगिल कमेटी के रिकमेंडेशन से। तो ये थोड़ा पैलेटेबल हो गया कि स्टेट्स एक्सेप्ट करें। लेकिन यहाँ पे भी प्रोटेस्ट आए हैं, केरला ने इसको कम किया और 60,000 अब हो गए 56,825 स्क्वायर किलोमीटर। अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी ये एक्चुअली एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड था, तो उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में ले जाना फिर उनके लिए लेटर प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसीलिए वो चाहते थे कि कम किया जाए। और अभी भी स्टेट्स एफर्ट्स कर रहे हैं कि ये रीजन को कम किया जाए। तो सारे स्टेट से प्रोटेस्ट आ रहे हैं। और जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इनिशिएट की थी, तो ये फर्स्ट नोटिफिकेशन इनिशिएट किया गया था इन 2014। तो ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन थी। तो ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को फाइनल करके इम्प्लीमेंट करना था। तो ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पे जब प्रोटेस्ट आए तो यहाँ पे कुछ हो नहीं पाया, इट बिकेम डिफिकल्ट टू पुट इट इनटू इफेक्ट। ऑब्जेक्शन स्टेट्स के आए, तो ये 1.5 साल के बाद ये नोटिफिकेशन एक्सपायर हो गया सितंबर 2015 में। तब एक फ्रेश ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लाई गई विद द सेम प्रोविजंस, सेम नंबर्स, 56,825 स्क्वायर किलोमीटर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होगा। और ये अब फिर से एक्सपायर हो गई ऑन 4 मार्च 2017, 1.5 साल बाद। तो वही न्यूज यही है कि वेस्टर्न घाट्स पे अब तक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर ही नहीं किया गया।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब तक स्टेप्स नहीं ले पाई है इस पे, और अब कह रहे हैं कि एनवायरमेंट मिनिस्टर के वो सारे स्टेट्स जो है इन्वॉल्व इसमें उनके साथ फ्रेश मीटिंग्स करेंगे और इसके ऊपर डिस्कशंस होंगे। तो ये है गाडगिल कमेटी के डिटेल्ड रिकमेंडेशंस, इफ यू वांट टू गो थ्रू देम, और इवन कस्तूरी रंगन कमेटी के डिटेल्ड रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। और जो कंपैरिजन है ऑफ द जिस्ट एज सच वो हम देख सकते हैं। तो गाडगिल कमेटी ने कहा पूरा वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हो, कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा कि सिर्फ 37% एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाए। तो यहाँ पे इन्होंने रिकमेंड किया था कि बॉटम अप अप्रोच यूज किया जाए, मतलब कि ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा इज ऑल एलिजिबल वोटर्स ऑफ द विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो ये ग्राम सभा को यहाँ मेजर रोल दिया गया डिसीजन मेकिंग on this ecologically sensitive area, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू द गवर्नमेंट, टू द ब्यूरोक्रेसी, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। तो ये कस्तूरी रंगन कमेटी के रिकमेंडेशंस थे ऐसे। और फिर ये जो तीसरा रिकमेंडेशन उनका यही था कि ग्रेडिंग किया जाए इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में, तो कुछ रीजन्स में कंप्लीट बैन हो, मतलब कि हाई कैपेसिटी स्टोरेज डैम्स यहाँ पे बैन किए जाए, माइनिंग क्वारिंग बैन किए जाए इन ESZ1 एरिया, तो जो हाईएस्ट लेवल पे वहाँ पे कंप्लीट बैन हो। और कस्तूरी रंगन कमेटी ने ग्रेडिंग नहीं दिया, सिर्फ एक ही ESA होगा, और इस ESA रीजन में उन्होंने कहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स परमिट कर सकते हैं अगर डिटेल स्टडी की जाए उसकी, तो यहाँ पे वो भी अलाउड हो सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। तो यहाँ पे क्वारिंग, माइनिंग, सैंड माइनिंग कंप्लीटली बैंड है, पर पावर प्लांट्स एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। फिर लास्ट ईयर कंपैरिजन है कि यहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया कि वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी अथॉरिटी एस्टेब्लिश की जाए अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो ये रेगुलेट करेगी, ओवरसी करेगी वेस्टर्न घाट्स कंजर्वेशन। और कस्तूरी रंगन कमेटी ने ऐसी कोई कमेटी एस्टेब्लिश करने को नहीं कहा, उन्होंने कहा जो करंट लीगल फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, मतलब जैसे कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज, बोर्ड्स वगैरह है वही है फंक्शन करेंगे। तो ये जो है ये डाइल्यूटेड, कंप्लीटली मेजरली डाइल्यूटेड प्रोविजंस थे जो मोर पैलेटेबल है, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है, तो इस पे भी अभी तक स्टेप्स नहीं लिए गए हैं, वो स्टेटस है। तो ये वेस्टर्न घाट्स कंजर्वेशन स्टेटस ये है। अगला न्यूज आइटम है आधार मस्ट फॉर मिड डे मील्स कुक्स स्टूडेंट्स। तो जैसे हम देख रहे हैं कि आधार मैंडेटरी किया जाए जा रहा है फॉर वेरियस स्कीम्स, तो इवन एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स जो थी, ये स्कॉलरशिप स्कीम्स थी, उसके लिए भी आधार मैंडेटरी किया गया। तो अब HRD मिनिस्ट्री ने और एक मैंडेटरी किया है कि मिड डे मील स्कीम्स है उनके लिए भी आधार मैंडेटरी होगा, मतलब कि स्टूडेंट्स के पास भी, बेनिफिशियरीज जो उनके पास भी आधार होना चाहिए, और यहाँ पे जो कुक कम हेल्पर्स हो गए उनके लिए भी आधार मैंडेटरी है अगर वो मिड डे मील स्कीम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो ये मिड डे मील स्कीम जो है, मतलब मिड डे एक मील दिया जाता है, फ्री मील टू ऑल द स्टूडेंट्स जो बेनिफिशियरीज होते हैं यहाँ पे। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, एक्चुअली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था और इसको नेशनल लेवल पे रेप्लिकेट किया गया है। तो ये एक इनिशिएटिव है टू रिटेन स्टूडेंट्स, रिटेंशन के लिए, कि वो स्कूल्स में आए, स्कूल्स में पढ़े। तो इसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है और ये कंटिन्यू हो रहा है। तो इसके अंदर अभी आधार मैंडेटरी किया गया है। अगला न्यूज आइटम है Apex Code seeks center MCI response on plea over NEET। तो ये है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये नीट को मैंडेटरी किया गया है, एंट्रेंस एग्जाम है ये, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम MBBS और BDS कोर्सेज के लिए थ्रू आउट द कंट्री। तो इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैंडेटरी किया, प्रोविजन लगाया कि ये मैंडेटरी होना चाहिए, इसी से एडमिशन होने चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पेटिशन आया है बाय स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये SIO ये कह रहे हैं कि इसमें उर्दू लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज मीडियम ऑफ लैंग्वेज फॉर नीट। तो यहाँ नीट के अटेम्प्ट करने के लिए 10 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। तो ये हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, ओडिया, बंगाली, असमीज, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ है। तो यहाँ पे ये उर्दू लैंग्वेज क्यों नहीं ऐड किया गया, इसके ऊपर ये पिटिशन है। तो ये कहते हैं कि उर्दू 6th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है कंट्री में, और गुजराती जो है वो 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, आसामी 12th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। तो ये क्या रीजन है कि उर्दू को नहीं ऐड किया गया है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं, इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटिशन लाया है। और ये MCI एक्चुअली लैंग्वेज ऐड कर सकती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस लैंग्वेज ऐड कर सकती है नीट में। तो इसके लिए उनको स्टेट्स अगर प्रपोजल देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये स्टेप लिया जा सकता है। तो ऑलरेडी महाराष्ट्र और तेलंगाना गवर्नमेंट ने उर्दू के लिए MCI को रिक्वेस्ट किया है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ कंडक्टिंग नीट के लिए। तो अब उसके ऊपर हम देखेंगे कि MCI स्टेप्स लेती है और सुप्रीम कोर्ट क्या इसके ऊपर जजमेंट देती है।
तो एमसीआई जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये 1934 में एस्टेब्लिश किया गया था अंडर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1933। तो ये ब्रिटिश इंडिया एरा एक्ट है। तो इसको एक्चुअली फिर रिपील भी किया गया, नया एक्ट लाया 1956 में, उसको भी कई बार अमेंड किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेजर फंक्शन है कि वो क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज करती है, मेडिकल क्वालिफिकेशंस, और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स लाती है इन हायर क्वालिफिकेशंस मेडिसिन में ऑल ओवर द कंट्री। तो रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन जो होता है मेडिकल क्वालिफिकेशंस का, ऑफ डॉक्टर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स वगैरह, ये भी वो एमसीआई का फंक्शन होता है। इवन फॉरेन कंट्रीज के साथ जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन वगैरह होता है मेडिकल क्वालिफिकेशंस का, वो एमसीआई के थ्रू होता है। तो ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स मेडिकल एजुकेशन में मेंटेन करने के लिए इनका मेजर फंक्शन है एमसीआई। अगला न्यूज आइटम है, इंडियन स्पाई विल बी बुक्ड सेज पाकिस्तान। तो ये इंडियन नेवल ऑफिसर है, फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव। इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बालूचिस्तान प्रोविंस से अरेस्ट किया इन मार्च 2016। तो अब इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है, और इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन होगा। और अगर ये गिल्टी हुए, इफ इज फाउंड गिल्टी, तो इनको डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है, फीस कन्विक्टेड। तो ये जो है डॉसियर वगैरह जो इसके ऊपर, ये पूरा उन्होंने डिटेल्स इवन यूएन सेक्रेटरी जनरल को शेयर की है उनके साथ, और ये कह रहे हैं कि हम बाकी कंट्रीज के साथ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ये डिटेल्स शेयर करेंगे। पर इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स को इन्होंने अभी तक एक्सेस नहीं दिया है कि कुलभूषण यादव से वो बात कर सके, जान सके केस के बारे में। और वो कह रहे हैं कि ये एक्चुअली रॉ के एजेंट है, स्पाई एजेंट है, ये रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, और ये प्लान कर रहे थे टेरर अटैक्स बालूचिस्तान प्रोविंस में। तो ये एलिगेशन पाकिस्तान लगाती है। तो ये बालूचिस्तान प्रोविंस जो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में है, ये रीजन ऑफ अनरेस्ट रहा है, ये एक्चुअली प्रिंसली स्टेट है। अगर आप ये मैप देखें तो ये येलो रीजन्स ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे, और ये ब्लू रीजन्स प्रिंसली स्टेट्स थे। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो उनको इंटीग्रेट किया गया इंडिया में, कंट्री के साथ। और पाकिस्तान में भी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, आप देख सकते हैं मेजर प्रिंसली स्टेट था। तो ये क्लेम करते बालोच, यहाँ पे बालोच लीडर्स के, ये पाकिस्तान ने अनेक्स कर दिया। तो जो बालूचिस्तान का अनरेस्ट है पाकिस्तान में, वो सिंस इंडिपेंडेंस, ये 1947 से चला आ रहा है। तो ये हमने अभी भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बात की कि बालूचिस्तान में जो अट्रोसिटीज यहाँ पे हो रहे, अनरेस्ट जो यहाँ पे है, क्राइसिस है, तो वो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे स्पीच अगस्त 2016 में इंडिया में रेड फोर्ट से ये स्पीच में इसको मेंशन किया। प्लस ये बालोच लीडर्स अब इंडिया से एक्सपेक्ट करते कि वो मदद भी करेंगे, इंडिया से हेल्प ले सकते हैं, और इवन असाइलम सीख करने के भी काफी न्यूज आए थे, तो वो भी हमने डिस्कस किया है। तो ये बालूचिस्तान रीजन है। फिर अगला न्यूज आइटम है, यूएस नेक्स्ट इंडियाज प्ली ऑन रिफॉर्म्स इन मेडिसिन। तो ये न्यूज है एक्सेस टू मेडिसिन रिपोर्ट के बारे में। तो ये यूएन हाई लेवल पैनल की रिपोर्ट है। तो एक्सेस टू मेडिसिन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज नए ड्रग्स बनाती है, मेडिसिन बनाती है, तो उनके ऊपर उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्लिनिकल ट्रायल्स में काफी सारा इन्वेस्टमेंट जाता है, उसके बाद फाइनली ड्रग अप्रूव होता है, फाइनलाइज होता है, और उसके बाद ये ड्रग के लिए पेटेंट किया जाता है। तो पेटेंटिंग राइट्स मिलने के बाद उनके पास मोनोपोली होती है, वो जो प्राइस डिसाइड करेंगे, दे आर द ओनली सेलर। तो वो जो प्राइस डिसाइड करेंगे उस पर ड्रग्स बेचे जाते हैं। तो ये जो पेटेंटिंग होता है, तो इसमें ड्रग्स की प्राइसेस इतनी बढ़ जाती है कि कई सारे ड्रग्स, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के लिए भी ड्रग्स है, कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स है, तो ये कॉमन पीपल के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। तो एक्सेस टू मेडिसिन लाने के लिए, अफोर्डेबल मेडिसिन करने के लिए ये रिपोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी, बनाई गई थी, और इसमें रिकमेंडेशंस दिए गए थे जैसे रिफॉर्म्स क्या आने चाहिए इन फंडिंग ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या फंडिंग कैसे होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जो फंडिंग पैटर्न है, इससे ये एक्सेस टू मेडिसिन को अफेक्ट हो रहा है। तो ये रिपोर्ट को डिस्कस करना चाहिए, इसके लिए एक प्रपोजल लाया गया बाय 12 कंट्रीज। तो इंडिया और 11 और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने मिलकर ये प्रपोजल लाया। तो ये प्रपोजल को एक्चुअली रिजेक्ट किया गया। ये रिजेक्ट करने में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, और इवन यूएस ने भी इसको अपोज किया ये प्रपोजल को। तो ये अभी एक एफओआईए है। तो एफओआईए क्या होता है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है यूएसए में। तो जैसे हम आरटीआई के ऊपर रिस्पॉन्सेज आते हैं, वैसे ये एफओआईए रिस्पॉन्सेज है यूएसए में। तो ये जैसे आरटीआई रिस्पॉन्स है, वैसे ये रिस्पॉन्स में पता चला है कि यूएस गवर्नमेंट ने इसको अपोज किया था।
और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी यूएस मेंबर तो है ही, प्लस मेजर डोनर भी है, तो इसीलिए उनका जो से है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे भी प्रिवेल करता है। तो इसीलिए ये डिलेज जो हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को सारे एजेंडा पे नहीं रखा, इसके ऊपर ऑलरेडी क्रिटिसिज्म हो चुका है। तो अब ये रिवील हुआ है कि ये यूएस अपोजिशन था। तो ये यूएन एक्सेस टू मेडिसिन रिपोर्ट के डिस्कशन के ऊपर पूरा न्यूज है। और उन्होंने ये रिपोर्ट में ये भी रिकमेंड किया था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को थ्रेट्स और ऐसे टैक्टिक स्ट्रेटजीज नहीं यूज करनी चाहिए डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के अगेंस्ट, कि वो ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज ना यूज कर सके। तो ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटीज है, तो फ्लेक्सिबिलिटीज यूज करने नहीं दिया जाता है। हमने कई बार डिस्कस किया, यूएस हमेशा कहती है कि इंडिया के पेटेंट लॉज है ट्रिप्स कंप्लायंट नहीं है। इंडिया कहती है नहीं, ट्रिप्स कंप्लायंट है, क्योंकि ट्रिप्स में ही फ्लेक्सिबिलिटीज है और वही हम यूज करते हैं। और ये इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज और ये वेस्टर्न कंट्रीज हम ये एलिगेशंस लगाते हैं कि ये ट्रिप्स कंप्लायंट नहीं है। और कई बार वो ये भी कहते हैं कि ट्रिप्स प्लस प्रोविजंस लाओ। ट्रिप्स प्लस मतलब ट्रिप्स में जितने प्रोविजंस है उससे ज्यादा डिमांड करते हैं कि आप यूज इम्प्लीमेंट करो। तो उसी के ऊपर ये रिपोर्ट में भी रिकमेंडेशंस थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ट्रिप्स के बारे में भी, ये ट्रिप्स अग्रीमेंट है तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अग्रीमेंट है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ सारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स कंट्रीज को अपहोल्ड करना है, एनफोर्स करना है। तो ये जो है अग्रीमेंट, इसके अंदर ऑलरेडी प्रोविजंस है सेफ गार्ड्स के। तो ये ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज जो कहे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल नेम, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो कहते हैं, या ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्सेट्रा, ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह इसमें कवर्ड है। और ये जो है ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज, तो ये ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज ऑलरेडी है ट्रिप्स एक्ट के अंदर। तो ये जो है अग्रीमेंट, उसके अंदर प्रिवेंटिव जो एस्पेक्ट्स है, आप पेटेंट ना दो तो पेटेंट आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, मतलब कंट्रीज एक्सक्लूड कर सकते हैं पेटेंटेबिलिटी से। अगर नॉन सब्सटेंस मेथड है कुछ तो वो एक्सक्लूड किया जा सकता है। क्राइटेरिया आप इंश्योर कर सकते हैं कि एवरग्रीनिंग ना किया जाए। एवरग्रीनिंग भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलरेडी पेटेंट दिया गया उसको बार बार वो आप पेटेंट कंपनीज ट्राई करती है कि उनको बार बार पेटेंट एक्सटेंड किया जाए, तो उसको एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स बोलते हैं। तो ये भी वो कंट्रीज अपने लॉज में ला सकते हैं कि एवरग्रीनिंग ना हो पेटेंट का। पेटेंट अपोज भी कर सकते हैं, प्री ग्रांट पोस्ट ग्रांट अपोजिशन भी वो कंसिडर कर सकते हैं। और वेवर है, एलडीसी, लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए वेवर भी है कि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम फ्रेम दिया गया है, 2016 तक उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स भी थे। रेमेडियल फ्लेक्सिबिलिटीज भी है, मतलब ऑलरेडी पेटेंट दिया गया है उसके बाद भी आप कंपलसरी लाइसेंस दे सकते हैं। तो कंपलसरी लाइसेंस जो है, जैसे हमने भी ये यूज किया है, तो गवर्नमेंट यूज ऑर्डर्स के लिए भी और इवन एक्सपोर्ट के लिए भी कंपलसरी लाइसेंस दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी, पेटेंट दिया गया है इंडिया में और वो ड्रग वो सेल करते हैं पर बहुत ज्यादा प्राइस है, तो ये अफोर्डेबिलिटी नहीं आती है इसमें, तो गवर्नमेंट ये कंपलसरी लाइसेंस भी दे सकती है कि उसका जेनरिक वर्जन बनाया जाए और एक कंपनी, जेनरिक कंपनी को ये दिया जाए कि वो बना के उसको बेचे। तो ये कंपलसरी लाइसेंस उनको दिया जा सकता है इवन व्हेन पेटेंट इज प्रिवेलिंग। तो ये ऑलरेडी प्रोविजंस है ट्रिप्स में और वही इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो हम ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज को एक्सपोर्ट के लिए भी ये मेडिसिन, तो इंडिया इज कॉल्ड द फार्मास्यूटिकल फॉर द वर्ल्ड। तो वही है, तो हम ये कंपल्सरी लाइसेंस यूज करके एक्सपोर्ट भी करते हैं जेनरिक ड्रग्स। तो ये सारे एग्जाम्पशंस जो है, फ्लेक्सिबिलिटीज है, इनबिल्ट है ट्रिप्स में। तो ये प्रोविजंस के बारे में भी वो बता रहे हैं कि इसको यूज करने देना चाहिए, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लाने चाहिए। इवन एनफोर्समेंट में जैसे कहा गया कि नो बॉर्डर मेजर्स भी आप ला सकते हैं। अगर पेटेंट इंफ्रिंजमेंट है तो बॉर्डर मेजर्स लाए जाते हैं कि उनका ट्रांसफर जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लाए जाए। तो नो बॉर्डर मेजर्स भी आप इंश्योर कर सकते हैं। नो क्रिमिनलाइजेशन के लिए भी प्रोविजंस है कुछ केसेस में कि आप नो क्रिमिनलाइजेशन भी करो, कि पेटेंट इंफ्रिंजमेंट हो रहा है फिर भी क्रिमिनलाइजेशन नहीं है। तो ये प्रोविजंस भी जैसे है, तो ये इंश्योर करते हैं कि ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज यूज की जाए। फिर अगला न्यूज आइटम है, सुप्रीम कोर्ट टेक्स गवर्नमेंट टू टास्क ओवर फार्मर्स सुसाइड। तो ये फार्मर्स सुसाइड रिलेटेड पिटिशन है जो ये गुजरात बेस्ड एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में लाया है। तो ऑन फार्मर्स सुसाइड्स इन गुजरात, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका
स्कोप एक्सपांड करके ये ऑल ओवर द कंट्री के ऊपर जो फार्मर्स सुसाइड इशू है उसके ऊपर ये अब एजुडिकेट करने के लिए डिसाइड किया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल भी गवर्नमेंट सुसाइड जो हो रहे उनको ऊपर डेथ बहुत ज्यादा है, जो फार्मर्स लोन्स लेते हैं वो डेथ हो जाता है, क्रॉप्स फेलियर होते हैं जिसकी वजह से वो फार्मर्स सुसाइड करते हैं। तो वो क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है इनको प्रिवेंट करने के लिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि गवर्नमेंट एक्चुअली रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, क्योंकि वो क्या देखते हैं कि कंपेंसेशन मिले फैमिलीज को, जो विक्टिम्स है जो फार्मर सुसाइड उनकी फैमिलीज को कंपेंसेशन मिले। पर ये रियल सोल्यूशन नहीं है, तो हो जाने के बाद अब कर रहे हैं। तो रियल सोल्यूशन ये है कि प्रिवेंट किया जाए फार्मर सुसाइड। उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है वो सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल काफी नई स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है 2015 की। तो इसकी वजह से वो कह रहे हैं काफी फार्मर सुसाइड्स कम हो जाएंगे, ये वो क्लेम कर रहे हैं। और इवन ये पिटिशन में एनजीओ ने ये भी रिकमेंड किया है, सजेस्ट किया है कि जो रिनाउंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है एमएस स्वामीनाथन, जो ये जर्नलिस्ट है पी साईनाथ फार्मर सुसाइड पे जो लिखते हैं, उनसे सजेशंस लिया जाए, उनके रिकमेंडेशंस लिया जाए कि फार्मर सुसाइड टैकल इशू को टैकल करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया टू ट्रेन म्यांमार नेवी। तो म्यांमार से ये रिक्वेस्ट आया है कि वो उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनके लिए मेटियोरोलॉजिकल फैसिलिटीज एस्टेब्लिश की जाए। तो ये प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए इंडियन नेवी ने अब डिसाइड किया वो मेटियोरोलॉजिकल फैसिलिटीज सेटअप करेंगे और ट्रेनिंग भी देंगे म्यांमार नेवी को। तो ये जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन डिफेंस रिलेटेड कॉपरेशन है, दिस इज इन सिंक विथ इन लाइन विथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो ये म्यांमार ईस्टर्न बाउंड्री नेशन है, हमारा नेबर है, तो इसको स्टेप्स ले रहे हैं हम यहाँ हेल्प करने के लिए। तो चाइनीज प्रेजेंस, काफी सारे जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारे वहाँ पे चाइनीज प्रेजेंस है, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में। तो यहाँ पे हम म्यांमार में ऑलरेडी हमारा भी प्रेजेंस है, हम जो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सितवे पोर्ट है, कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारा प्रेजेंस है और हम चाहते हैं कि म्यांमार को हम असिस्ट करें टू ऑफसेट चाइनीज प्रेजेंस। तो ये डेवलपमेंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है यूएन बॉडी स्लैम्स श्रीलंका। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेजोल्यूशन जो उनके लिए पास हुआ था इन 2015 के, ये अक्टूबर 2015 का ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल रेजोल्यूशन था कि श्रीलंका को स्पेशल ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करने हैं और विक्टिम्स जो है श्रीलंकन सिविल वॉर के टाइम पे उनके रिपेरेशन के लिए, उनके जस्टिस के लिए यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस करके इनको कंक्लूड करना था। तो 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम दिया गया था जो अब एक्सपायर हो चुका है। तो 18 मंथ्स में यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिए गए। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि श्रीलंका कंसिडर कर रही है कि ये डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए, उसके लिए रेजोल्यूशन इनिशिएट कर रहे हैं। तो अब ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अब तक जो स्टेप्स नहीं लिए गए। तो ये एक्चुअली सिविल वॉर जो चल रहा था तो एलटीटी को एलिमिनेट किया गया। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एलटीटी को ये एलिमिनेट करके 2009 में सिविल वॉर कंक्लूड हुआ है। तो उसके बाद 8 साल हो चुके हैं, तो इवन इन 8 इयर्स स्टेप्स नहीं लिए गए हैं। तो 8 इयर्स के बाद भी यहाँ पे जो सिविल वॉर एंड कर होके भी यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुआ है कि वॉर टाइम क्राइम्स जो हुए थे उनको एड्रेस किया जाए, उनके ऊपर जस्टिस लाया जाए ताकि ये लोगों का रिहेबिलिटेशन हो सके, रिपेरेशन हो सके। तो वो अब तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये पीस स्टेबिलिटी लास्ट करेगी कि नहीं उसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। क्योंकि ये जो इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, यहाँ पे जो एलटीटी भी एस्टेब्लिश की गई थी वो ये थे कि यहाँ पे तमिल माइनॉरिटीज में, तो श्रीलंका में आप देखोगे तो ये नॉर्थर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस में यहाँ श्रीलंकन तमिल से जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, 74.9% यहाँ सिन्हालीज है। तो इनके यही कंसर्न्स थे कि इनके राइट्स को निग्लेक्ट किया जा रहा था। श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिन्हालीज को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया ताकि ना कि तमिल को भी इंक्लूड किया गया। तो उसकी वजह से यहाँ पे केसेस थे और इनके राइट्स को अपहोल्ड नहीं किया जा रहा था, इनको निग्लेक्ट किया जा रहा था। तो ये एलटीटी एस्टेब्लिश की गई और एलटीटी एस्टेब्लिश होने के बाद यहाँ पे काफी सारा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही था, तो काफी वॉर लाइक सिचुएशन था और ये सिविल वॉर फाइनली एंड हुआ 2009 में। और सिविल वॉर एंड होने के बाद भी, एलटीटी को एलिमिनेट करने के बाद भी अगर यहाँ पे जस्टिस नहीं लाया जाएगा, क्योंकि काफी सारे एट्रोसिटीज हुई है एलटीटी के थ्रू भी और इवन थ्रू द फ्रॉम द श्रीलंकन आर्मी साइड। तो यहाँ पे काफी सारे तमिल सिविलियंस की भी डेथ हो चुकी है, तो वो उनके लिए जस्टिस लाना जरूरी है, उनको
रिकंसिलिएशन लाना जरूरी है। तो उसके ऊपर ही ये डेडलाइन डाला गया था, पर अब तक कुछ हुआ नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे वही क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि अब क्या आगे स्टेप्स लिए जा सकेंगे। तो प्रेजेंटली हमने वो भी डिस्कस किया था कि कोलिशन गवर्नमेंट है, तो उसके ऊपर और प्रेशर है, तो वो स्टेप्स ले नहीं पा रही है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो चाहते करने को, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि कंसेंसस नहीं आ रहा है अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। तो वही यहाँ पे मेन इशू है। और भी केसेस आते हैं कि टॉर्चर जो है यूज किया जाता है इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए, इवन ऑन दीज तमिल माइनॉरिटीज दिस स्टिल कंटिन्यूस। तो ये एक्चुअली कॉज ऑफ कंसर्न है। और यूएन बॉडी ने यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी दिए थोड़े। तो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो यहाँ पे प्राइवेट लैंड मिलिट्री ने ऑक्यूपाई किया था इन रीजन्स में, तमिल रीजन्स में, तो उनको ये रिटर्न किया जाए। इवन वो चाहते हैं कि हाइब्रिड कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाए। तो हाइब्रिड कोर्ट्स का मतलब होता है कि कोर्ट जिसके अंदर श्रीलंकन जजेस भी हो और फॉरेन जजेस भी हो, हाइब्रिड मिक्स। तो यहाँ पे ये रिकमेंडेशन इवन श्रीलंका में जो कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी उन्होंने भी ये सजेस्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे अगर श्रीलंकन जजेस ही हो गए तो यहाँ पे ये लोगों को जस्टिस का सेंस ऑफ जस्टिस नहीं मिलेगा, कि उनको लगेगा नहीं कि हम पे जस्टिस हुआ है, तो डाउट्स हो गए। तो अगर हाइब्रिड कोर्ट होगी तो इट विल बी एंश्योर्ड कि जस्टिस प्रिवेल्स एंड इज एक्सेप्टेड टू। तो वो ये सजेशन दे रहे हैं। और वो चाहते हैं कि यूएन राइट्स ऑफिस को भी यहाँ पे इनवाइट किया जाए कि हम यहाँ पे एस्टेब्लिश करें अपना ऑफिस यहाँ पे श्रीलंका में। तो ये सब स्टेप्स लेने चाहिए श्रीलंकन गवर्नमेंट को टू ब्रिंग इन जस्टिस, रिपेरेशन, रिकंसिलिएशन, ट्रुथ बाहर लाके इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ पे स्टेप। अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, ऑस्ट्रेलिया वांट्स इंडिया टू बी अ कंसिस्टेंट बायर ऑफ इट्स कॉटन। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन की, वो चाह रहे हैं कि इंडिया उनका कंसिस्टेंट बायर रहे, क्योंकि इंडिया जनरली ऑस्ट्रेलिया से परचेज करता है 5 to 7% कॉटन एवरी ईयर। पर लास्ट ईयर 2016 में हमने 23% कॉटन परचेज किया था ऑस्ट्रेलिया से। तो ये रीजन ये था कि यहाँ पे इंडिया में प्रोडक्शन कॉटन का कम हो गया था। तो अब ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि ये कंसिस्टेंटली इंडिया बाय करे उनसे कॉटन, क्योंकि कॉटन ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे जो उसका ट्रेडिशनल परचेजर्स है, तो चाइना मेजरली उनको परचेज करती थी, 30% ऑस्ट्रेलियन कॉटन चाइना परचेज करती थी। तो अब उनका वो परचेज कम होते जा रहा है, तो वो चाहते हैं कि इंडिया परचेज करे। और वो समझते हैं कि इंडिया में भी एक्चुअली इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। तो ये एक्चुअली वो चाहते हैं कि इंडिया अपने कॉटन के साथ ऑस्ट्रेलियन कॉटन भी ब्लेंड करे और हाई वैल्यू गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करे। तो उसके लिए ऑस्ट्रेलियन कॉटन यूजफुल होगा, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ये बाय किया जाए। पर ऑफकोर्स ये उनका सजेशन है, इट्स मेजरली ऑनेस्ट। ऑफकोर्स इंडिया को अपना प्रोडक्शन ऑफ कॉटन भी इम्प्रूव करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, प्लस ऑस्ट्रेलियन कॉटन ब्लेंडिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।